हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 12th में और आपको 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है मेरे भाई, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मैराथन क्लास। मैराथन क्लास का मतलब पूरे 1 घंटे की लगभग ये क्लास होगी और 1 घंटे में हम लगभग पूरे फिजिक्स को खत्म करेंगे। देखो स्टूडेंट, इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, यानी कि आधे फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं, इन सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप उन क्वेश्चंस को लेकर आइए फिजिक्स में जो हमारे एग्जाम में 2 नंबर और 3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ध्यान से लास्ट तक देख लेना। गारंटी लेता हूं भैया, फिजिक्स में आपका 30 से 35 नंबर तो पक्का है। तो क्लास 12 फिजिक्स 2025 मैराथन क्लास, अगर आपका भी टारगेट है इस बार हम 70 में 70 लेकर आए, तो इस वीडियो को देखना ध्यान से लास्ट तक, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, उन सभी को मैं इस क्लास में बताऊंगा। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और जो कुछ क्वेश्चंस है उसको भी मैं बताऊंगा। एक एक चैप्टर के हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन ले लो भैया और मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि ये क्लास बहुत स्पेशल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इस चैप्टर में कूलाम का नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में आता है, विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने नहीं लिया है, ये न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। देखो भैया, विद्युत फ्लक्स, कूलाम का नियम, ये सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आप लोग सर्च तो करो यूट्यूब पर कि क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन तो मिले कम से कम, ठीक है। तो देखो उसको मैं बता चुका हूं एक पार्टिकुलर वीडियो में, आप लोग सर्च करके देख लेना। आज हम न्यूमेरिकल समझेंगे और अभी तो ट्रेलर है, 8वें चैप्टर के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो इसको समझो पहले। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, या इसी को रेखीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, ये 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारे गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग है, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है। मतलब एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है, ये उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो देखो इसका रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, मतलब दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले आप पढ़िए, फिर जो वैल्यू दी गई है उसको लिखिए। ये ट्रिक है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। देखो हमें रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है, क्या दिया गया है? रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व मेरे भाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये हमें रैखिक आवेश घनत्व की वैल्यू दी गई है। दूसरी चीज हमें क्या दिया गया? तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें दूरी r भी दी गई है, जो कि दिया गया है मेरे भाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, ठीक है, क्योंकि ये कूलाम मीटर में है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। कैसे बदलोगे? देखो भैया 2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो देखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 2 को 100 से डिवाइड करना होगा मेरे भाई। 2 को 100 से डिवाइड कर दो, आपका ये मीटर में बदल जाएगा। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/100 को लिख सकते हैं 10⁻²। इसको अगर सही से लिखे तो 2 × 10⁻² प्लस में है नीचे, ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा मीटर।
इसको अगर 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। तो यहां हम आर के जगह पर लिख देंगे, देखो वो मैंने ट्रायल के लिए दिया था, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। अब ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मेरे भाई, आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, मैं यहां पे लिख देता हूं, अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका एक फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है λ/2πε0r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थोड़ा सा अगर हम इंप्रूव करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो E इक्वल टू λ/2πε0r, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला हमें बनाना है, इसीलिए मैं गुणा कर रहा हूं। तो यहां पे E इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखो यहां पे 2 से आपने ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे, तो देखो इस लैम्डा को मैं इधर लेकर चला जाता हूं, तो ये बचेगा ऊपर 1/, देखो 2πε0r को जब 2 से गुणा करोगे तो ये 4πε0r हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू 2 का लैम्डा से गुणा हो जाएगा, तो 2 लैम्डा, नीचे बचा है r। तो आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा जब आप ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुणा करोगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब ये फॉर्मूला मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो। अब देखो इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू 2 ऐसे ही रहेगा। लैम्डा की वैल्यू देखो ऊपर दिया गया है, लैम्डा की वैल्यू 10 गुणे 10 की पावर -8, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 10 गुणे 10 की पावर -8 अपान आर की भी वैल्यू हमें दी गई है, उस आर की भी वैल्यू हम लिखेंगे। देखो आर की वैल्यू है ये, देखो 2 गुणे 10 की पावर -2, तो यहां पे लिख देंगे 2 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है दोस्त। देखो E इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 9 × 10⁹ है, ये 10 के पावर 1 है, देखो 10 अकेले है भैया, तो इसके पावर 1 होता है, तो 9 और 1 जुड़ जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -8 है, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, गुणे 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। देखो नीचे माइनस है, ऊपर ये देखो नीचे माइनस है, ऊपर गया तो प्लस में हो गया। इसको मैं थोड़ा साइड में अभी सॉल्व कर देता हूं, देखो 9 गुणे ये 10 के पावर 10 है, ये 8 है, तो 10 में से 8 चला जाएगा, देखो 10 आपका जब बड़ा है तो 10 में से 8 जाएगा, तो ये 10 के पावर 2 बचेगा, और 10 के पावर 2 आपका ऑलरेडी है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 9 × 10⁻², और 2 जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, और यही हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त, यही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो इसमें था क्या, इसमें कुछ नहीं था, मैं कहता रहता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फॉर्मूला याद कर लो दोस्त। तो एक आपका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा दिया था, आर हमने निकाला, आर दिया था, ई हमें निकालना था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट में हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। चलो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हुआ, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से है। देखो ध्यान से समझना इसको, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको ये एक चित्र दिया गया है,
ठीक है, इसमें ये संधारित्र है, इसमें संचित ऊर्जा आपको निकालना। तो यहां पे ध्यान देना है, देखो ध्यान से समझना, इसमें धारा जो बह रही है वो 2 एम्पियर दी गई है, हमें धारिता 2 माइक्रोफैराड दी गई है, हमें प्रतिरोध 3 दिए गए हैं और तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम धारा को लिख लेते हैं। हमें धारा I दिया गया है, ये कितना दिया गया है, देखो धारा 2 एम्पियर दिया गया है सीधा सीधा, तो 2 एम्पियर हमारा ये हो जाएगा, इसमें कोई इधर उधर नहीं करना है। उसके बाद में देखो हमें ये धारिता दी गई है C दिया गया है कितना, 2 माइक्रोफैराड, चलो लिखते हैं 2 माइक्रोफैराड। अब आपको पहले इसको फैराड में बदलना होगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा, माइक्रोफैराड को फैराड में बदलोगे तो 10 की पावर -6 से आपको गुणा करना होगा क्योंकि माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पे हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। आप नाम ले लीजिए, जैसे इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे R1, R2, R3, यानी कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। तो पहला मान लीजिए 2 ओम है, तीसरा 3 ओम है, किसी को भी आप R1 R2 मान सकते हैं, तीसरा 5 ओम है, ठीक है। तीनों जब श्रेणी क्रम में है तो किसी को मान लीजिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम, अब यहां से तुल्य प्रतिरोध पहले हम निकालेंगे, तो लिखेंगे R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, R3 श्रेणी क्रम में है। तो भैया ये श्रेणी क्रम में अगर हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला होता है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इन तीनों के योग के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर ये समांतर क्रम में होता तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता। तो R इक्वल टू R1 है 2, R2 है 3, R3 है 5। चलो सबको जोड़ दिया हमने, तो R की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 5 3 8, तो 10 ओम ये हमारा आ गया। लेकिन देखो हमें निकालना क्या है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा जो हमारी होती है U, उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। देखो U इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो देखो हमें C तो पता है, यहां से ऊपर देखो ये C दिया गया है, लेकिन B नहीं पता है। अब B हम निकाल लेंगे ओम के नियम द्वारा, तो लिखेंगे संधारित्र के सिरों के बीच विभुवांतर। इसको कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, देखो V इक्वल टू आपका होता है IR, V इक्वल टू होता है IR, ओम के नियम में आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू IR, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। देखो V इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो I की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है, और R की वैल्यू हमने निकाली है 10, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि V की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है, 20 कर दीजिएगा, 20 वोल्ट आ गई। अब हमें V भी पता चल गया, C हमें ये दिया ही गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संचित ऊर्जा, यानी कि U हमें निकालना है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा लिख देना, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब हम लोग या तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू 1/2 CV²। चलो हम नेक्स्ट पेज यूज करते हैं इसके लिए, संचित ऊर्जा निकालने के लिए, क्योंकि उसमें आएगा नहीं। तो U इक्वल टू आपका आएगा 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा का, ठीक है। ध्यान से समझना मेरे दोस्त, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब U इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/2, आपका 1/2 ही रहेगा। C की वैल्यू ऊपर देखो, ध्यान से देखना, आंखें फाड़ के, 2 गुणे 10 की पावर -6 है। V की वैल्यू 20 है, तो C के जगह पर 2 गुणे 10 की पावर -6 रख देंगे, ठीक है, और V के जगह पर 20 रख देंगे। V का स्क्वायर है तो 20 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ खास है नहीं। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, 10 के पावर -6 बचा, और गुणे 20 का स्क्वायर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 लिख सकते हैं,
ठीक है, डायरेक्टली आप गुणा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो 20 गुणे 20 यानी कि 400 हो जाएगा। ये 400 गुणे 10 की पावर -6 जूल। इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा अगर हम करें तो U इक्वल टू आपका होगा, देखो इस 400 को हम क्या करेंगे, 400 को 4 गुणे 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। देखो 10 के पावर 2 का मतलब 100, तो 100 को 4 से गुणा करेंगे 400। देखो 400 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर -6। अब फाइनली हमारी U की वैल्यू आएगी 4 गुणे 10 की पावर 2 है, ये -6 है, तो 2 में से 6 जाएगा भैया, जिसका चिन्ह बड़ा है, जैसे माइनस वाला अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, -4 घट जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये जूल हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, U इक्वल टू 4 गुणे 10 की पावर -4 जूल, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही है, इसमें क्या है मेरे भाई, देखो हमें धारा दी गई थी, धारिता दिया गया था R1 R2 R3, तीनों श्रेणी क्रम में थे, हमने फॉर्मूला लगाया प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का, फिर हमने संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर निकाल लिया ओम के नियम से, 20 वोल्ट आ गया। फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² होता है, हमने फॉर्मूला लगाया, फाइनली हमारी ऊर्जा आई 4 गुणे 10 की पावर -4 जूल। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप क्लास को देख लीजिए थोड़ा बैक करके, क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबा है, बहुत आगे तक चलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का होगा। अब देखो माय डियर लवली स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा चैप्टर का है। देखो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स को लिया है, ये आपका टॉपिक है विद्युत धारा चैप्टर का। और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, अभी मैं आगे बहुत सारी क्लासेस आपको दूंगा, अभी ऐसे ऐसे क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, बस साथ हमारा, आपका साथ हमें चाहिए, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर करते रहें, आगे आगे बहुत कुछ हम तो फाड़ के रख देंगे, ठीक है। देखो धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज करंट डेंसिटी, इसका मात्रक एवं विमा सूत्र लिखिए। देखो धारा घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझना, धारा घनत्व इसका डेफिनेशन समझो, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होगा देखिए, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, इसी परिभाषा से। देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। दो चीजें इसमें आई है, एक तो क्षेत्रफल, दूसरी धारा। तो J इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा I/A, यानी कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से गुजरने वाली धारा I को ही धारा घनत्व कहते हैं। तो J इक्वल टू I/A इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। मात्रक क्या होगा, मात्रक तो छोटे छोटे बच्चे बता लेंगे, आप तो मान लीजिए फिर भी थोड़ा बड़े हो गए हैं, ठीक है, सोच बड़े रखिए। देखो मात्रक क्या होगा, I है धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है। और प्रति A है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है भैया, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब कोई पूछे मेरे भाई कि बीमा क्या होगी इसकी, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, तो हम क्या लिखेंगे। देखो इसकी बीमा अगर हम लोग डायरेक्टली लिखें तो m0 L के पावर -2, ठीक है, T के पावर 0, A के पावर 1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। 0 का मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई घात नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा कैसे हो गया, चलो वो भी बता देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, निकाल के मैं दिखा देता हूं। फॉर्मूला होता है J इक्वल टू I/A। अब I की जो बीमा होती है वो होती है A, I है धारा, धारा की बीमा A होगी, और A है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा होगी L2, ठीक है, ऐसे होगी L2, इसको बाहर लिखिएगा तो भी चलेगा। तो ये आपकी फाइनली हो जाएगी, ऊपर जब आएगा तो A हो जाएगा, और ये L2
2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो क्या होगा, जब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा AL2 होगा, AL2, L के पावर -2 होगा, सॉरी ये नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, तो AL-2 हो जाएगा बीमा। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से मैंने लिखा है, देखो इसको कैसे लिखा है, देखो इसको मैंने लिखा है M0, मतलब M के पावर 0 है। ठीक है, L के पावर -2 तो है ही, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, T के पावर भी 0 है और A के पावर 1 है। ठीक है, A के पावर 1 है ना, तो ये J की बीमा हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, दोनों सेम है, चाहे आप AL-2 लिखें चाहे ऐसे लिखें, और इसको बड़े ब्रैकेट में ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, चाहे इस प्रकार से लिखे चाहे इस प्रकार से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी हम हटाते हैं। धारा घनत्व तो आपको समझ में आ गया कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। J = I/A मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा M0, L के पावर -2, T के पावर 0, A के पावर 1, और ये आपका बीमा मैंने निकाल के भी दिखा दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और चैप्टर नंबर 4 भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे स्टूडेंट, इसको समझना होगा। ये एक न्यूमेरिकल है जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में, जो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला। देखो, दो सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलो दो तार हम ले लेते हैं। तार तो आपने देखा ही होगा, छूकर मत देखिएगा, घर में लगा होगा। ठीक है, नहीं तो करंट मार देगा भैया। ठीक है, तो ये दो तार है। ठीक है, दो तार हैं जिसमें दोनों में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर। ठीक है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, और इनके बीच की जो दूरी है मेरे स्टूडेंट, इसके बीच की जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर है। सब कुछ मैं लिख दे रहा हूं, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। मतलब इस तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है। तो चलो निकालते हैं। हमें सबसे पहले दिया गया है लंबाई। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम उसको लिखेंगे। देखो हमें दो तार दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो पहले तार में बहने वाली धारा को हम लिख देते हैं I1। ठीक है, और दूसरे तार में बहने वाली धारा को लिख देते हैं I2। देखो दोनों में तो धारा बह रही है, और दोनों में 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर इसमें भी होगा। एम्पियर को इस प्रकार से हम लिख देंगे तो भी चलेगा, और इसमें भी 5 एम्पियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये हो गया। दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो R = हमें दिया गया है दूरी 2.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल में आप इसको 100 से डिवाइड कर दो। तो आप 100 को जब ऊपर ले जाएंगे, 100 को लिखेंगे 10 के पावर 2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पे बताया था, देखो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदला था, तो 100 से मैंने डिवाइड किया, ऊपर गया तो 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हुआ था। तो यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। बस इतना सा होगा, मीटर में बदलना है। अब तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई, ये देखो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो L की वैल्यू हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो वही हाल होगा जो मैंने उसमें किया था। कौन सा हाल मेरे भाई, सोचो खुद। देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इन सबको समझ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ऐसे आप लोग जो यूनिट का चेंज करना, यूनिट को जो चेंज करना होता है ना, वो आपको आना चाहिए। हाउ टू चेंज यूनिट्स इन न्यूमेरिकल, जैसे हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला, ये सब चेंज करना आना चाहिए। माइक्रो फैरेड को फैरेड में बदला, वो भी आना चाहिए। पिको फैरेड को फैरेड में बदला, तो वो भी आना चाहिए। तो यही सारी चीजें। एल को हम क्या लिखते थे, देखो इसके पावर 1 होता है, 10 के पावर 1 है, ये 10 के पावर -2 है, तो 10 के पावर -2 में से 1 जाएगा तो 10 के पावर -1 बचेगा मीटर। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई शक नहीं भाई। हमें निकालना क्या है, अब देखो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। हमें F निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा। देखो तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर
लगने वाला बल तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल हम निकालेंगे तो एक फार्मूला लगेगा जो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला F/L इक्वल टू μ0/2 इंटू I1 इंटू I2/R। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप, आपका न्यूमेरिकल आपके हाथ में होगा, एकदम सॉल्व मिलेगा। F है बल, L है लंबाई, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 I2 है पहली धारा दूसरी धारा, R है दोनों चालकों के बीच की दूरी। F/, देखो L की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, ये देखो सब वैल्यू रखते हैं 10 के पावर -1, तो इसको 10 के पावर -1 कर देंगे इक्वल टू μ0/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 गुणे 10 के पावर -7। इसको याद रखना, μ0/2 की वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर -7 होती है। I1 I2 दोनों की वैल्यू 5 है, मैंने ऊपर बताया है, ये देखो चलो दिखा देते हैं, ये दोनों की 5 वैल्यू है, ठीक है। और अपान R की वैल्यू ये देखो 2.5 गुणे 10 की पावर -2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 गुणे 10 के पावर -2, ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज यहां पे समझ लेना आप लोग, ये 2.5 है, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, ये 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो F इक्वल टू हमारा क्या होगा, F इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ये 2 का 5 से गुणा कर दो, देखो 5 का 2 से गुणा करो 10, चलो ऐसे कर देते हैं हम लोग, 2 गुणे, ठीक है, 10 के पावर -7 है ये, ठीक है, गुणे ये 5 का 2 से गुणा होगा, ये 10 हो जाएगा, गुणे ये 10 के पावर -1 इधर लाएंगे, देखो हम ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, हम इस साइड में ला रहे हैं, तो ये 10 के पावर -1 ही रहेगा, 10 के पावर -1 आप इंटू, देखो 10 के पावर -2 है नीचे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, 10 के पावर +2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ध्यान से सॉल्व करूंगा, आप लोग देखना थोड़ा सा, देखो 2 गुणे ये 10 के पावर एक काम करो, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे -7 और -1 मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 2 गुणे 10 के पावर -8। ये 10 के पावर 1 है, ये 2 है, दोनों प्लस में है, तो 2 1 3 हो जाएंगे, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। इतना समझ में आया, मैंने माइनस माइनस वाले को जोड़ लिया, प्लस प्लस वाले को जोड़ लिया। अब देखो F इक्वल टू फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -8 है, ये ये +3 है, माइनस नहीं लगाना, +3 है, क्योंकि 1 और 2 हमने जोड़ा था तो प्लस में आएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, तो 10 के पावर -5, ये होगा न्यूटन। इसका मतलब न्यूटन ही तो होगा भैया, बल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस लग गया। यही होगा 10 सेंटीमीटर पर लंबाई पर लगने वाला बल, 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हमें दिया गया था I1 I2 दोनों धारा की वैल्यू 5 एम्पियर, हमें दूरी दी गई थी 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, हमने कर दिया। लंबाई दिया गया था 10 के पावर -1 कर दिया। बल निकालना था, हमने फॉर्मूला लगाया, एटलीस्ट हमारा आंसर आ गया 2 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन। चलो इसको भी मैं हटाता हूं, अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 5 पे, और चैप्टर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये हमारे चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या होता है, ध्यान से समझना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, इसको कैसे समझेंगे, देखो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है उसमें बहुत सारे परमाणु पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हो, ठीक है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। देखो ये परमाणु है, इसके केंद्र पर, ये सेंटर में आप देखिए एक नाभिक है जो धनावेशित होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। देखो इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। देखो क्या होता है, ये जो नाभिक, हर चीज जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का एक केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर तो घूमते ही हैं, साथ में देखिए ये अपने धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, जिसको हम चक्रण बोलते हैं। मतलब ये नाभिक के चारों ओर तो घूमेंगे ही ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते हैं ऐसे, उसको चक्रण हम लोग बोलते हैं। देखो लिखा है
ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। तो इसके चारों ओर जो घूमेंगे उसको कक्षीय परिक्रमण बोलेंगे, और जो अपनी धुरी पर घूमेंगे इसको चक्रण बोलेंगे। ठीक है, चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग 90% इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम यानी कि 10% होता है। बस इतना सा लिखना है चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल में। मतलब चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल सिंपल सा है कि प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। देखो इसके केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं, इसे चक्रण कहते हैं। तो इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको कक्षीय परिक्रमण कहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, इसको चक्रण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है, चक्रण करता है, तो वो एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और यही कारण है कि परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, क्योंकि परमाणु में क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमेंगे जिसको चक्रण बोलेंगे, और इस कारण वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग लगभग 90% इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम यानी कि 10% होता है। यानी कि परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग जो है इस चक्रण के कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है। बाकी जो कक्षीय परिक्रमण होता है इसके कारण आघूर्ण जो है वो सिर्फ 10% ही होता है। यही है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई। कहने का मतलब यह है कि हर एक पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है, उसके केंद्र पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं उसको कक्षीय परिक्रमण कहते हैं, और ये कक्षीय परिक्रमण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते हैं जिसको चक्रण कहते हैं। अब हर एक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, इसलिए चक्रण गति जो होती है इसमें, ये जो चक्रण गति होती है, ये जब करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो ज्यादातर चक्रण के कारण ही होता है। 90% चक्रण के कारण होगा, बाकी जो 10% है वो कक्षीय परिक्रमण के कारण होता है। बस सिंपल सा था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमारे चैप्टर नंबर 6 से ही होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिए, YouTube पर देख लीजिए या फिर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत ज्यादा आते हैं। प्रथम नियम कभी पूछ लिया जाएगा, कभी द्वितीय नियम पूछा जाएगा, कभी दोनों नियम पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम दोनों को पढ़ लें, कोई भी पूछा जाए चुटकियों में लिखकर चले आएंगे। चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे महेश बाबू। देखो 6, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो फैराडे जी ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे, हम दोनों को पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले प्रथम नियम, भैया फर्स्ट जो है उसको पहले ही तो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम प्रथम नियम को पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। प्रथम नियम, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और यदि परिपथ बंद है, क्लोज है, तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी, और वो धारा तब तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बस इतना सा है प्रथम नियम। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं एक छोटा सा आइडिया। देखो ये है आपका चुंबक, ये हमने ले लिया है
एक चुंबक। ठीक है, ये इसका भैया चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ और एक दक्षिणी ध्रुव साउथ। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं, नाम दे देते हैं, ये भैया चुंबक है, ये चुंबक है। और इधर एक कुंडली ले लेते हैं हम लोग। देखो ये हमने ले लिया है एक कुंडली, थोड़ा अच्छे से बनाते लेकिन चलो बन गया तो बन गया। ठीक है, ये कुंडली है मेरे भाई। ठीक, अब देखो जब चुंबक है आपका, अगर चुंबक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। अगर आप लोग चुंबक लिए हैं, लोहे का कोई सामान ले जाएंगे तो वो चिपक जाएगा कि नहीं चिपकेगा। ये चुंबक है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा भैया, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलेंगी। देखो ये ऐसे निकली, ये ऐसे निकली, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि अगर चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे ही निकलेंगी। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो चुंबकीय बल रेखाओं को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता था, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते थे, वैसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, देखो ये कुंडली थी, हम इसके पास चुंबक लाए, अब चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी क्योंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी जो इस कुंडली से होकर जाएंगी। ठीक है, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर जब ये कुंडली से जाएंगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो यहां पे विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस चुंबक को हम हटा लें, धारा इसमें ना बहे, तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर इसको हम हटा लें तो प्रेरित धारा बहेगी, और ये धारा केवल तभी तक रहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक ये धारा बहेगी। इसी को हम बोलते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बस हो गया मेरे भाई, फर्स्ट नियम हमारा फिनिश हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नियम पे। ये देखो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है इसको समझो थोड़ा सा। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरा नियम यह है कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, ठीक है, वो किसके, वो चुंबकीय फ्लक्स के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी कि माइनस डेल्टा फाई। देखो फाई है चुंबकीय फ्लक्स, ई है विद्युत वाहक बल, तो ये इसके ऋणात्मक दर के, दर का मतलब अपान डेल्टा टी हो जाएगा समय अंतराल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम का, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई है वो चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई इसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी ये ऋणात्मक, ये चुंबकीय फ्लक्स का दर हो गया, ऋणात्मक दर है तो आगे मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो डेल्टा फाई क्या है, यहां पे हम समझते हैं। डेल्टा फाई तो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ये, तो ये φ2 माइनस φ1 इसकी वैल्यू भी होती है, φ2 माइनस φ1। मतलब कहा जाए कि इतने चुंबकीय फ्लक्स इतना था फिर इतना हो गया तो उसमें परिवर्तन ही तो हुआ। ठीक है, तो φ2 φ1 अगर आपको दिया गया तो डेल्टा फाई आप निकाल सकते हैं। डेल्टा टी क्या है, ये समय अंतराल में परिवर्तन है, तो इसको t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुटअप करें, ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला और निकल कर आएगा। वो क्या आएगा, वो आएगा E इक्वल टू, ठीक है, माइनस φ2 माइनस φ1, ठीक है, माइनस φ2 माइनस φ1, ठीक है, अपान, ठीक है, t2 माइनस t1। कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला t2 माइनस t1, ऐसे भी कुछ फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा। लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, देखो ये तो आपका आ ही गया, ठीक, इतना तो पता चल गया, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका जो है वो यही है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो मान लो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, n हो तो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हमारा फॉर्मूला ये वाला किस प्रकार से आएगा, देखो तो हमारा फॉर्मूला आएगा E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई,
डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। कुछ इस प्रकार से हमारा यही फॉर्मूला निकल कर आएगा और यही हमारा मेन फॉर्मूला है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी ये फॉर्मूला आएगा। डेल्टा फाई क्या है मैंने बताया था और डेल्टा टी क्या है ये भी मैंने बताया। डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है मेरे दोस्त, डेल्टा टी है समय दर या समय अंतराल में परिवर्तन आप लिख सकते हैं, ठीक है, समय। तो ये आपका हो गया मेरे भाई, ये जो हमारा हो गया है ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये जो ऋणात्मक चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये प्रदर्शित करता है कि जो विद्युत वाहक बल है वो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल ही है, हमारे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल है, चैप्टर 7 का। देखो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हमारा लास्ट चैप्टर होगा आज का। तो देखो इसको समझो, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत से क्या है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। आगे देखो, इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट है, ठीक। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट और 50 वोल्ट है। परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव ज्ञात कीजिए, ऐसे आएगा। इसका एक चित्र अगर हम लोग बनाना चाहें तो चलो हम बना ही देते हैं, थोड़ा सा समझ लो, समझ रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये देखो इसका एक चित्र हम लोग जनरेट कर रहे हैं, आप लोग हेल्प कीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसको हम लोग प्रत्यावर्ती स्रोत कहेंगे, ठीक है। ये आपका है, समझ में आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब इसमें 3 चीजें लगी हुई हैं। सबसे पहले लगा हुआ है प्रतिरोध, प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लगा हुआ है मेरे भाई संधारित्र, कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लगा हुआ है मेरे भाई कुंडली लगी हुई है, कुंडली को कुछ इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये देखो, ठीक, तीनों लगे हुए हैं। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, ठीक है। ये जो आपका है ये प्रतिरोध, प्रतिरोध पर जो विभव है वो 40 वोल्ट है, यानी कि ये 40 वी दिया गया है। इस पर जो विभव है ये 20 वोल्ट है। इस पर प्रेरण कुंडली पर विभव जो है 50 वोल्ट है। आपको टोटल प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो हमें सबसे पहले प्रतिरोध का विभव दिया गया है, प्रतिरोध के विभव को हम लोग डिनोट करेंगे VR से। ध्यान से, अब यहां से थोड़ा ध्यान देना, प्रतिरोध का जो विभव है इसको हम लोग डिनोट करेंगे VR से। ये हमें दिया गया है मेरे भाई 40 वोल्ट, सब वोल्ट में है क्योंकि प्रतिरोध का ये विभव है। देखो कहां लिखा है, ऊपर देखो, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट। क्रमशः का मतलब पहले प्रतिरोध है तो उसका 40 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में BC हम डिनोट करेंगे, धारिता को C से डिनोट करते हैं, तो VC की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। यहां पे मैंने चित्र भी बनाया है। उसके बाद में BL, प्रेरकत्व को L से, इसकी वैल्यू 50 वोल्ट दी गई है। हमें निकालना है परिणामी विभव, निकालना है हमें, V निकालना है, ठीक है। V ये लो, अभी हम निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम V निकाल रहे हैं तो परिणामी विभव ऐसे लिखेंगे, परिणामी विभव, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूड VR स्क्वायर, ठीक है, प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है परिणामी विभव का। V इक्वल टू अंडर रूड VR स्क्वायर, यानी कि प्रतिरोध के विभव का स्क्वायर, फिर प्रेरकत्व के विभव माइनस धारिता का विभव का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू, देखो अंडर रूट वी आर की वैल्यू देखो ऊपर 40 वोल्ट है, थोड़ा ऊपर करूं, ये देखो 40 वोल्ट है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस वी एल की वैल्यू है 50, वी सी की वैल्यू है 20, इनका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप समझो, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत ही। v इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 40 का स्क्वायर करोगे 1600 आएगा। 50 में से 20 जाएगा, चलो 50 में से 20 गया भैया, तो कितना बचा, ये 30 बचा, 30 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। v इक्वल टू अंडर रूट 1600, तो आपका 1600 रहेगा ही, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा v इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1600, 900 जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अब 2500 का अंडर रूट करोगे भैया, वर्गमूल करोगे तो आएगा कितना, 50 ही तो आएगा। 2500 का 50 वोल्ट आएगा ना, सिंपल सा है कि नहीं है। चलो ये भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, इसमें कुछ था नहीं खास। जो वैल्यू दिया गया था उसको लिखा मैंने, एक चित्र भी मैंने आपको समझा दिया। चित्र बनाने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना दिया। कभी कभी ये चित्र डायरेक्टली दे दिया जाता है। तो हमें प्रतिरोध पर विभव दिया गया था, धारिता पर विभव, संधारित्र पर विभव, प्रेरकत्व, तो हमने v इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना, कहीं भी रख लेना, अपने दिल में रख लेना, दिमाग में लिख लेना, ठीक है, कॉपी में लिख कर रख लेना, लेकिन जरूर रख लेना। तो हमारा परिणामी विभव 50 वोल्ट आ गया। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन होगा जो कि हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो चैप्टर नंबर 8, नाम है चैप्टर का विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों की किन्हीं 4 प्रकार की तरंगों के नाम लिखिए, उनकी तरंगदैर्घ्य के औसत मान तथा कोई एक उपयोग लिखिए। मतलब आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग क्षेत्रों के किन्हीं 4 तरंगों के नाम लिखना है और उनकी तरंगदैर्घ्य का औसत मान भी लिखना है कि उनकी वेवलेंथ का जो मान होगा वो कितना होगा, और कोई एक उपयोग भी लिखना है। चलो सब लिखेंगे, क्यों टेंशन, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। फर्स्ट देखो गामा किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड किरण है। इसका तरंगदैर्घ्य 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक होता है। इसका उपयोग हम करते हैं नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने के लिए, इसका यूज हम करते हैं। तो गामा किरणें तरंगदैर्घ्य का मैंने बताया है औसत मान 10 की पावर माइनस 14 मीटर से 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक है, और इसका उपयोग नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देने में करते हैं। दूसरा एक्स किरणें, इसका तरंगदैर्घ्य 10 की पावर माइनस 10 मीटर से 3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा विभाग में सर्जरी में हम लोग करते हैं। जो चिकित्सा विभाग में सर्जरी होता है ना, सर्जरी आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी भी कराते हैं अपने चेहरे को बदलने के लिए। भाई काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो सब रंग अच्छा है, बस क्यूटनेस होना चाहिए आपकी तरह। थर्ड देखिए परावैगनिक किरणें, इसका तरंगदैर्घ्य 10 की पावर माइनस 8 मीटर से 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर तक होता है, ठीक है। खाने की वस्तुओं के संरक्षण में उपयोगी है परावैगनिक किरणें, ठीक है, मतलब खाने की वस्तुओं के संरक्षण में हम इसका यूज कर सकते हैं मेरे भाई। तो ये सारे यूजेस हैं जो मेरे हिसाब से भैया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग है। खाने की वस्तुओं के संरक्षण मतलब जो खाने की वस्तुएं उसको खराब होने से बचाने में। चौथा औरक्त किरणें, इसका तरंगदैर्घ्य 8 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर से 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर तक होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कोहरे व धुंध के पार देखने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे ठंडियों में कोहरा होता है या धुंध होता है, उसके पार कैसे देखें, क्योंकि उसी के कारण भैया बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, सामने से गाड़ियां लड़ जाती हैं, क्योंकि दिखाई देता नहीं है कुछ खास। ओवर स्पीड में नहीं चलना चाहिए, हमेशा गाड़ी स्लो चलानी चाहिए, जैसे कि मैं। तो ये आपका था विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और हमारा चैप्टर नंबर 8 भी ये था, ठीक है। तो शायद आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अब देखिए स्टूडेंट, यहीं पर हमारा क्लास 12 फिजिक्स का ये मैराथन क्लास स्टार्ट होता है। 1 घंटे की ना सही तो 50 मिनट का तो ये क्लास हो ही गया। और ऐसे ही क्लासेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपको प्रोवाइड करूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में लिख देना और क्लास चाहिए, आपको मिल जाएगा मेरे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो चलो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।